फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। तीसरी लहर प्रदेश में चल रही है, हमारी कितनी तैयारियां हैं? सर, पंजाब चुनाव में जो कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, लोगों को लुभावने के वादे कर रहे हैं। सर, पंजाब में क्या लगता है कौन सी पोजीशन आ सकती है बीजेपी? सर, फॉरेस्ट को लेकर हरियाणा प्रदेश में क्या दायरा बढ़ा है या कम हुआ है, और क्या स्थिति है? नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं मुस्तफा, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? हरियाणा तक देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में जुड़ चुके हैं हरियाणा के वन, पर्यटन और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं महामारी कोरोना से। तीसरी लहर प्रदेश में चल रही है, हमारी कितनी तैयारियां हैं और अभी तक कितना इसमें काबू पा गया? सरकार की पूरी तैयारियां हैं, और जो पिछली बार जिस प्रकार के हालात थे उसमें हमने जिस प्रकार की तैयारी की थी तो उस प्रकार की तैयारियां पूरी हैं। और अब की बार मतलब ज़्यादातर हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर हमने ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र वहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बेड भी हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना यही है कि कोरोना कंट्रोल में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, जिस तरीके से स्कूल भी बंद हैं और जिस तरीके से अभी पाबंदियां चल रही हैं, उसमें कुछ अभी पाबंदियां कुछ हटाने के बारे में सरकार सोच रही है? नहीं, देखिए, अभी तो पाबंदियाँ रहेंगी जब तक कोरोना की स्थिति यही है जो आज है। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम होगा तो उसके बारे में हम विचार करेंगे कि जल्दी फिर हम स्कूल खोलने पर। सर, पंजाब चुनाव में जो कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, लोगों को लुभावने के वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पेंशन देंगे, बढ़ा के देंगे और स्कूली बच्चों को दूध देंगे, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम पेंशन पहले ही बहुत दे रहे और हमने एक नियम बना दिया कि हर साल 250 रुपये बढ़ाएंगे। हर साल 250 रुपये दे रहे, अभी हम 25 दे रहे, मार्च में जाके 2750 देंगे और अगली बार हम उसको 3000 देंगे। तो वो हम बढ़ाते जा रहे। बच्चों को दूध की बात है तो हम पिछले 1.5 साल से हम बच्चों को 6 दिन दूध दे रहे पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ एजुकेशन के बारे में दिल्ली बहुत बड़े बड़े दावे करता है कि हमने तो सारा कुछ बदल दिया साहब, हमने सारा कुछ बदल दिया साहब। एक तो कोरोना के बाद उनकी संख्या कितनी बढ़ी ये पूछ लेना चाहिए हमसे। हमारी 3.5 लाख बढ़ी, वो बताएं उनकी क्या बढ़ी। और हमने जो सुपरिटेंडेंट शुरू किया, अब की बार हमारे 29 बच्चे जो हैं वो IIT में गए और 26 बच्चे हमारे जो हैं उन्होंने नेट क्लियर किया। और उनमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एम्स में एडमिशन हुआ। मैं दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि वो भी अपने सरकारी स्कूलों में बताएं कि कितने IIT में गए और कितनों ने MBBS में एडमिशन हुआ और कितने ऐसे बच्चे हैं जो एम्स में गए। तो पता तो इस बात से चलेगा ना, या तो इस बात से पता चलेगा कि संख्या कितनी बढ़ी, या इस बात से पता चलेगा कि इस जगह कौन गया। तो इससे पता चलेगा, तो दिल्ली को पता चल जाएगा। अब दिल्ली सारा पैसा इस बात पे उड़ा रहा, एडवर्टाइजमेंट है सारा का सारा पैसा, कि वो दिन रात एक बात का प्रचार कर रहा है, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। और मैं मेडिकल की भी बात करता हूँ, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं ना, मैं दावे के साथ कह रहा कि हमने जितने हॉस्पिटल खोले, हमने जितने बेडों की व्यवस्था की, हमारे साथ कंपेयर कर लो। मैं आपको यही कि अपने इलाके की बात बताता हूँ, ग्रामीण इलाके की बात करा। यहाँ 6 बेड का हॉस्पिटल सिसरौली में था और 6 बेड का हॉस्पिटल जो था खिजराबाद में था, जिसका नाम प्रताप नगर है। हमारी सरकार बनने के बाद 30 बेड का हॉस्पिटल सिसरौली में और 30 ही बेड का खिजराबाद में है। और उसके साथ ही कोटे में हमने हॉस्पिटल बनाया, 6 बेड का वहां है, और खदरी में हॉस्पिटल बनाया, 6 बेड का वहां है। तो कितना बना है? 72 बेड का बन गया ना, और पहले कितना था? 12। तो 5 गुना और बढ़ा दिया, यानी कि 6 गुना आएगा। जो पहले था वो 6 गुना आएगा। तो इससे पता चलता है सारे हरियाणा में क्या किया। और अभी आपके सामने यमुनानगर बिल्कुल पास ही है, आपके सामने 200 बेड का हॉस्पिटल भी हमने बढ़ा के तैयार कर दिया। मेडिकल कॉलेज लाना मंजूर है। मतलब एक जिले की बात कर रहे हैं, और एक जिले की नहीं बात की मैंने पूरी, मैं तो सिर्फ यहाँ शहर की गाँव की बात कर रहा हूँ। अगर आप सारा देखोगे तो इस जिले में देखोगे आप कितना कुछ कर दिया। तो जो हमारी सरकार ने किया वो अपने आप में लाजवाब है। सर, पंजाब में क्या लगता है कौन सी पोजीशन आ सकती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि बीजेपी क्या रहेगी, लेकिन बीजेपी अच्छी मजबूत स्थिति। ओपिनियन पोल जो आए हैं, नहीं, देखिए, ओपिनियन पोल को मैं कोई निश्चित नहीं मान सकता कि अभी क्या है, लेकिन जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पोजीशन भी है। सर, फॉरेस्ट को लेकर हरियाणा प्रदेश में क्या दायरा बढ़ा है या कम हुआ है, और क्या स्थिति? देखिए,
अगर तो सरकारी जो ज़मीन है जिस पे उस पर पेड़ लगे हुए हैं तो उनका दायरा हमारा बड़ा है। और अगर जो टोटल ग्रीन कवर के बारे में बात करें तो जो अभी एक खबर आई उसमें थोड़ा सा मामूली सा घटा हुआ दिखाया गया। तो प्राइवेट लैंड पे स्थिति बढ़ती रहती है, कई बार बढ़ता है घटता है, जैसे जैसे अच्छे अच्छे रेट होते हैं उसमें कटता भी ज़्यादा है लेकिन लगता भी ज़्यादा है। जैसे अभी पॉपुलर का रेट बहुत अच्छा है तो उसमें वो कट भी ज़्यादा रहा और आने वाले टाइम में लगेगा भी ज़्यादा है, तो उससे निश्चित तौर से बढ़ेगा उसका, तो ग्रीन कवर बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो प्रयास है फॉरेस्ट के बारे में वो बहुत गंभीर प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस कार्यकाल में 10% तक उसको ले जाने का हमारा लक्ष्य है। जैसे पुराने पेड़ हैं उनकी हमने पेंशन शुरू की है तो उनको नहीं काटेंगे तो उससे निश्चित तौर से जिसके भी यहाँ किसान के हैं या वैसे हैं वो भी लाभ होगा हमें। और इसी प्रकार से जो हमने बागवानी शुरू की कि जो प्राइवेट लैंड पे पहले पॉपुलर या सफेदा लगाते थे वहाँ पॉपुलर सफेदे की बजाय हमने बाग लगाने की योजना बनाई ताकि पंचायत की भी आमदन बढ़े और 50-60 साल तक वो ग्रीन कवर बना रहे। इसी प्रकार से हमने जो लोग अपने खेत में एक तरफा पेड़ लगाते हैं, अगर 1 एकड़ में वो 250 पेड़ लगाएंगे तो उनको 3 साल तक हम 10,000 रुपये देने का काम करेंगे। तो ऐसे बहुत से काम हमने शुरू किए हैं जो फॉरेस्ट को बढ़ाने में मदद करेंगे और हमारा टारगेट है कि इस कार्यकाल में 10% फॉरेस्ट को लेके जाएंगे। सर इसके अलावा अगर बात पर्यटन की जाए तो पर्यटन को लेकर किस तरीके से आज प्रदेश आगे बढ़ रहा है? देखिए अब कोरोना के कारण पर्यटन का जो मामला है हमारा वो काफ़ी, हमारा क्या पूरी दुनिया का खराब है, सारी दुनिया उससे प्रभावित हुई। अब पीछे जैसे कोरोना कम हुआ था तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे आए हैं और सारे हमारे संस्थान अच्छे चले हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, देखिए हमारे पास उस प्रकार की नेचुरल ब्यूटी जो है वो कम है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जो हमारे पास है उसको खूबसूरत किस तरीके से हम बना सकते हैं। दुनिया में, देश में और दुनिया में जो हमारा क्रेज है वो हमारे एग्रीकल्चर का क्रेज है, पशुपालन का क्रेज है, हमारे जो पहलवान हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका क्रेज है, तो हम उसको दिखा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं, जो हमने अभी होम स्टे पॉलिसी बनाई है उसमें हम चाहते हैं कि जो लोग जहाँ जाना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ लोग मोरनी जाना चाहते हैं तो वहाँ मोरनी में कुछ लोग इस काम को करें। अगर कुछ लोग रोहतक में जाना चाहते हैं तो रोहतक में दें, मतलब जिस तरीके का जिसका इंटरेस्ट है वो जहाँ देखना चाहता है, कोई सिरसा में देखना चाहता है, किन्नू के बाग देखना चाहता है, या कहीं पे वो पशुपालन को देखना चाहता है, वो जींद में जाना चाहता है, या पलवल में जाना चाहता है, बात में जाना चाहता है। तो इस प्रकार का एक हम कर रहे हैं। और अब की बार हमारा प्रयास ये है कि अगर हम 100-200 लोगों को भी ये खुलवाने में सफल रहे तो मैं इसको उपलब्धि मानूंगा कि अगर 100-200 लोग भी होम स्टे पॉलिसी के अंदर रह के उन्होंने काम शुरू कर दिया या जो फार्म हाउस है उनको खोलने का काम किया। अभी हम फार्म हाउस के जो मालिक हैं जो फार्म हाउस खोल रहे हैं सम्मेलन में करने जा रहे हैं भीतर में, तो हम उनको एक दूसरे से मिलाएंगे भी, उनके अनुभव से भी साझा करेंगे। और हम दिखाना चाहते हैं कि अगर एक नए तरीके से काम किया जाए तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ चांस नहीं है, पर्यटक वहाँ भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो पर्यटक क्या चाहता है, मेरा अपना मानना ये है कि जो पर्यटक है वो केवल और केवल आपका सीनरी देखने नहीं आता, वही केवल देखना चाहता, वो आगा कल्चर में देखने आता है। तो जरूरी है कि जो हमारे पास है हम ये सोचते कि सबके पास होगी, नहीं है उनके पास वो, तो वो देखना चाहता है कि भाई हरियाणा में लोग कैसे रहते हैं, कैसे पशुपालन करते हैं, आखिर ये इतने इनाम कैसे जीतते हैं खेलों में, इनके बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने का भी एक क्रेज होता है जब कोई भी आता है। मैं मान लो कहीं जाता हूँ तो मेरा भी क्रेज होता है कि मैं इनको देखूँ ये कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे इनके तीज त्यौहार कैसे होते हैं। तो स्वाभाविक ही है, वो हम उस दिशा में काम करना चाह रहे, उसमें हम लगे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार हैं मुस्तफा, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल गलत बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है और निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कहना कि भाई हालात संभाल नहीं सकने की सरकार, मैं ऐसे हालात पैदा, यानी कि सरकार का आदमी, सरकार स्वयं के लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे, संभाल नहीं सकते। ये तो पहले ही ऐसे ही हालात पैदा कर रहे हैं। पहले जब माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा को जो रोक ले रहे तो पहले ही पैदा लग रहे करने, और अब उसका सलाहकार कह रहा कि वैसे हालात पैदा कर देंगे। और हालात नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं कौम की लड़ाई लड़ रहा। तो कौन सी कौम की लड़ाई लड़ रहा भाई? ये तो भारत देश सारा का सारा एक ही कौम तो है, इसकी अलग कौम कौन सी है? हम तो, हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि 135 करोड़ मेरे लोग जो हैं वो हमारे लोग हैं, सारे के सारे। वोट कोई कहीं भी दे लेकिन लोग तो हमारे ही हैं। अभी आप देख रहे हरियाणा में बहुत से लोग हैं जो नौकरी से भी निकाल दिए या कुछ कर दिए। आज तक क्या था पहली सरकारों का रवैया कि अगर चुटाला के लगे लोग काट दिए तो कांग्रेस ने कभी नहीं रखे, कांग्रेस के रखे अगर
निकाल दिए तो लोकदल ने कभी रखे, लेकिन हमारे टाइम में जो लोग निकाल दिए कोर्ट ने, उसके बावजूद भी हमने हमदर्दी रखी कि देखो इनकी उम्र रहेगी तो हम इनको कहीं ना कहीं जॉब देंगे, ठीक है हम इनको उस नौकरी में रख सकते हैं, लेकिन हम कभी ना कहीं इनकी व्यवस्था करें, क्योंकि ये लोग कोई कांग्रेस के लोग नहीं है, ये कोई लोकदल के लोग नहीं है, हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा का एक आदमी चाहे वो किसी पार्टी ने वोट दे रहा, मेरी जिम्मेदारी है उसके हितों को सुरक्षित रखना। हम तो ये बात करें, प्रधानमंत्री जी कह रहे 135 करोड़ मेरे लोग हैं, ये कह रहे कि मैं कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इससे ही पता चलता है कि जब इतना बड़ा अधिकारी जो डीजीपी के पद पे रहा वो इस प्रकार की भाषा बोल रहा, और जो सिद्धू साहब का सलाहकार है वो ऐसी भाषा बोल रहा, तो उससे पता चलता है कि इनकी सोच क्या है।